नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं अपने आज के गेस्ट, जो हमारे नियमित गेस्ट हैं, व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, नमस्कार। नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को भी नमस्ते। जी दर्शकों, व्यालोक जी का परिचय अब मुझे नहीं लगता है कि प्रारब्ध के इस मंच पर कराने की आवश्यकता है, फिर भी औपचारिकता निभा ली जाए। व्यालोक जी न सिर्फ किताबों के लेखक हैं, बल्कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उसी के साथ साथ एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आज चूंकि हम बात राजनीति पर कर रहे हैं, बैंगलोर में कल कुछ हुआ। बैंगलोर में भारत के सामने इंडिया का निर्माण हुआ, निर्माण करने की कोशिश की गई। एक बार फिर कॉलोनियल परंपरा के इंडिया को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, अपनी सोच के अनुरूप मोदी के सामने 2024 के लिए खड़ा होने वाले महाविपक्षी एकता के गठबंधन ने। इंडिया, दैट इज इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। उस बैंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन बिहार के लिए कुछ बहुत अच्छी खबर नहीं आई। उसकी वजह यह रही कि लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, और शामिल नहीं हुए बल्कि सीधे पटना आ गए। और पटना आने के बाद भी बैंगलोर में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने जा रहा है, इसके बारे में चुप्पी है। व्यालोक जी, ये चुप्पी क्या कहलाती है? देखिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वही वाला मामला है। आप एक ऐसा सपना देख रहे हैं जिसके लिए आपने 1 साल 1.5 साल मेहनत की, उसके औजार के रूप में आप एक संगठन बनाना चाह रहे थे, आपकी इच्छा थी। और तब आप देखते हैं कि जब संगठन बनने की तैयारी हो गई है, सारा कुछ हो गया है, और राजनीति में तो ये होता है कि जो आपकी इच्छा रहती है वो आप खुलकर कहते नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया को पता रहता है कि वो आपकी इच्छा है। तो नीतीश बाबू ने कह दिया कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं, और मैं तो रेस में नहीं हूँ, लेकिन दुनिया तो सब जानती है। उसी तरह कांग्रेस ने भी कह दिया कि कांग्रेस पीएम पद की रेस में नहीं, लेकिन दुनिया सब जानती है। हाँ, पहले से जो हल्ला था कि नीतीश बाबू कन्वीनर लगभग चुन लिए गए हैं, उस लगभग के आड़े अब 11 सदस्यीय समिति आ गई, और वह भी समिति बैठेगी, फिर सिफारिश करेगी। और यह ऐलान किसने किया है? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। अब आप इन 3-4 घटनाओं को जोड़िए और आपके मुंह पर बरबस हंसी आ जाएगी। बहुत मजेदार खेल हुआ है। कर्नाटक में सरकार किसकी है? आप सभी जानते हैं। नीतीश जी के साथ ये एक मात्र घटना नहीं थी कि उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया, बेंगलुरु में उनके खिलाफ पोस्टर भी लगा दिए गए, द मोस्ट अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। और भाजपा के एक प्रवक्ता का तो ये कहना है कि ये पूरी का पूरा कांग्रेस का काम, और उन्होंने मतलब एकदम ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। और कई लोगों का मानना है, तो अगर मान लीजिए कि कांग्रेस ने पहले तो ये किया, दूसरे नीतीश बाबू को कन्वीनर नहीं बनने दिया, और इसके अलावा अखिलेश यादव जी को भी कोई खास तवज्जो नहीं मिली है, तो ये बेसिकली मामला फिर कांग्रेस और आपकी डील के बाद मुझे लगता है कि ये फिर से इस पूरे मामले को यूं कहें कि नीतीश जी के पके पकाए फल को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। और अब कांग्रेस 2-3 महीने बाद जब सब कुछ फॉर्मल हो जाएगा, तो वह शायद यह घोषणा कर दे कि राहुल गांधी ही हमारे पीएम कैंडिडेट होंगे। राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, और बहुत दूर की स्पेक्यूलेशंस लगानी नहीं चाहिए, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार फंस गए हैं इस बार, और यही वजह है कि वह चुप भी हो गए। अच्छा, ठीक है। व्यालोक जी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार फंस गए। अब नीतीश कुमार फंस गए
तो उन नीतीश कुमार जो फंसे कुमार हैं, उनके साथ लालू प्रसाद यादव इतनी मजबूती के साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं, और इतनी मजबूती की फेविकोल का वो जो जुड़ाव है वो बेंगलोर से साथ चलने में भी दिखाई दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहने का भी दिखाई दिया। देखिए, सनातन धर्म जो है ना, उसमें हमारी आपकी ऐसी तमाम शंकाओं को लेकर एक ना एक कथा जरूर मौजूद है। राजा ययाति का नाम आपने सुना होगा। वह स्वार्थ के मतलब एपिटोम माने जाते हैं, मेयार। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुत्रों से जवानी दान में मांगकर और फिर भोग किया था। उनकी भोग की कामना इतनी अदम्य थी। पूरी कहानी अभी यहाँ प्रासंगिक नहीं है, इसलिए तो वह एक ऐसे बाप के रूप में चित्रित है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटों की जवानी मांग लेता है। आमतौर पर बाप इसका उल्टा होते हैं, जो अपने बेटों के लिए कोई भी समझौता कर लेते हैं। उदाहरण, बाल ठाकरे। उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने अंततः पार्टी का नेस्तनाबूद होना स्वीकार कर लिया। राज ठाकरे के अलग होने से शिवसेना का पतन शुरू हो चुका था। आप अभी एनसीपी को देख लीजिए। भाई शरद पवार ने पूरी पार्टी तोड़वा ली बेटी सुप्रिया सुले के लिए, और तो कोई कारण नहीं था। ठीक बात। या था? महाभारत उदाहरण है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने क्या करवाया। अब लालू का पुत्र मोह उनसे सारे वो कर्म करवा रहा है जो हम और आप सोच रहे थे कि लालू नहीं करेंगे। क्योंकि लालू कांग्रेस के साथ उस वक्त अलायंस में खड़े हुए और उन्होंने भले राज्य में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, लेकिन 10 साल यूपीए की सरकार चलाने में लालू की बड़ी भूमिका थी और उनको उस मुताबिक नवाजा भी गया। रेल मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय भी दिया गया। अब समस्या यह है कि लालू को पता है कि वो कुछ भी हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हों, लेकिन उनके हेल्थ से, उनके चेहरे से प्रकट है कि एक्टिव रहने पर उनके असर तो पड़ना ही है। और वह इनएक्टिव होने से पहले या कम एक्टिव होने से पहले अपने पुत्र को सीएम के तौर पर स्थापित देखना चाहते हैं। तो समझौता यह है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी के लिए गद्दी छोड़ेंगे, जिसके संकेत उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। पिछली 5 बैठकों में तेजस्वी ने प्रेसाइड नहीं भी किया, तो मतलब उसकी जो चीजें रही, या 5 बयान आप देखिए तो बिहार के मुख्यमंत्री का नहीं है, केवल डिप्टी सीएम ने 5 बड़े मौकों पर बयान दिया है। तो तेजस्वी अब वर्चुअली डिफैक्टो गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। और इसके कोई सबूत नहीं हो, लेकिन हाँ, अभी तेजस्वी ही सरकार चला रहे हैं। और इसके बदले का समझौता ये है कि कुछ भी हो जाएगा, आरजेडी का समर्थन केंद्र के स्तर पर नीतीश जी को रहेगा। नीतीश जी ये जानते हैं कि यह उनके लिए आखिरी मौका है, इसलिए वह भी सारी ताकत लगा रहे हैं। इतना ठीक बात, मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि बेंगलोर से नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव जी का आ जाना, इसको ये माना जाए कि एक ऐसे बेटे का पिता जो अपने बेटे की नौकरी पानी का जुगाड़ करने के लिए साहब के साथ पैरवी में जुटा हुआ है, बेटे को यानी परीक्षार्थी को यानी कैंडिडेट को बेंगलोर जरूर छोड़ देता है, लेकिन अपने बेटे की नौकरी सुनिश्चित करने के लिए जेब भारी किए हुए और जिस आदमी से उसका काम बन जाए उस साहब के पीछे पीछे चल देता है। तो नीतीश कुमार के पीछे लालू का चलना और पटना तक आना, और पटना आने के बाद भी नीतीश के बराबर की चुप्पी साध लेना बेंगलोर पर, ये वही है, यही समझा जाए ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही समझा जाए। और चुप्पी का तो कई सारा उसकी देखिए कई सारी परतें हैं और वजहें हैं। नीतीश कुमार तो इसलिए आहत थे खास तौर से क्योंकि एक तो उड़ीसा जब वो गए थे तो आपने देखा होगा कि नवीन पटनायक ने उनको किस तरह का कोल्ड रिस्पॉन्स दिया था। वहां से उनकी कथा शुरू होती है। हालांकि राजनीति में आहत बहुत देर तक आदमी रहता नहीं है, या शर्मिंदा भी, लेकिन फिर भी वहां शुरू हुआ। उसके बाद बेंगलोर में उनके नाम के पोस्टर लगे। पोस्टर लगने तक भी ठीक था, लेकिन जब
नाम घोषित हो गया तो योजना तो यही थी ना कि नाम घोषित होगा, कन्वीनर घोषित होंगे, अगली मीटिंग घोषित होगी और कहा जाएगा कि पीएम कैंडिडेट अभी घोषित नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस और उनके बीच क्या बातचीत हुई है यह तो अभी पता करना होगा। लेकिन अचानक से कांग्रेस का आना और कहना कि पीएम पद में हम इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके बाद अचानक ही यह भी घोषणा होना कि 11 सदस्यीय समिति बनी है जो कन्वीनर का चुनाव करेगी और सिफारिश करेगी, ये सबसे गहरा झटका है नीतीश कुमार ठीक जी के बात। लिए। ठीक बात। तो ये झटके का शिकार हुए, लेकिन एक चीज तो हमेशा कही जाएगी ना कि ठीक है, गठबंधन की राजनीति चल रही है, काफी समय से इस देश में चल रही है। यहाँ अगर इंडिया, सो कॉल्ड इंडिया, आई डॉट एन डॉट, ये इसको इस तरीके से लोग लिख रहे हैं और इसी तरह समझना भी है। उसके सामने एनडीए भी है, तो दोनों तरफ गठबंधन है। लेकिन हमेशा किसी नेता को खुद को एक बड़े स्तर पर, यानी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए उसकी अपनी जमीन तो होनी चाहिए ना। तो जी नीतीश कुमार सेंट्रिक अगर हम बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव तो फ्रेम में है नहीं, वो तो एक गार्जियन के फ्रेम में है। ठीक है, जी नीतीश कुमार जी की जमीन तो बिहार से आती है। अब जरा बिहार वापस आते हैं बेंगलोर से। अब चूंकि नीतीश जी भी जी और लालू जी भी पटना पहुंच गए, तो हम लोग भी जरा पटना की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, मेरे ख्याल से, गांधी मैदान में अशोक जयंती के दिन वो जुटान कराने के बाद सड़क पर निकलने का पहला काम किया, जब दो मुद्दों को लेके, एक तो तेजस्वी के खिलाफ जो सीबीआई का चार्जशीट था उसको मुद्दा बनाया, और दूसरा मुद्दा बनाया कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती में गैर बिहारी, यानी बिहार से बाहर के लोगों को भी जो परमिशन दे दिया बिहार सरकार ने, उनके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, इन दो मुद्दों को लेके आए। देखिए ऐसा है, आप कई बार मेरी बातचीत में जब भी आपसे मेरा रास्ता हुआ है, तो आपने एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें आप अलग अलग नहीं समझते। ठीक बात है, सांस्कृतिक स्तर पर काफी हद तक दोनों एक हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल है, लेकिन भौगोलिक रूप से या राजस्व के हिसाब से दोनों दो अलग अलग राज्य हैं। अगर यही 10 साल पहले की भाजपा उत्तर प्रदेश की देखी जाए, तो उसी मोड में थी, एक कंफर्टेबल विपक्ष की मोड में थी, निकलती थी, धरना अनशन प्रदर्शन करती थी, अपने कार्यालय में वापस आ जाती थी, लड्डू खाती थी, पानी पीती थी, निकल जाती थी। बिहार भाजपा सरकार में रही, सरकार से बाहर भी रही, लेकिन एक जो तेवर होता है किसी पार्टी का, जमीन पर निकलना, सड़कों पर निकलना, तो सम्राट चौधरी ने संभवतः ये करके दिखाया है, और इस स्तर तक दिखाया है जो दिख रहा है पूरे देश को, कि एक सांसद लाठी खा जाते हैं, एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं सरकार इस हद तक आ जाती है, या जिसको कहिए कि आप कुरेद दी जाती है, कि उसकी लाठियां जो है पुलिस की लाठियां बनकर बरस पा जाती हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जमीन क्या है, क्या तो आप 2024 कहिए, और क्या 2024 के बाद का विधानसभा चुनाव। आखिर उसी जमीन पर तो पेड़ लगाएंगे नीतीश कुमार। ये असल में आपने सवाल पूछते पूछते बहुत सारी चीजें साफ भी कर दी हैं, इसलिए मेरा वक्त बचेगा। बिहार की जनता और चुनाव का अगर हम विश्लेषण करें, पिछले 2 3 4 चुनाव, जो लोकसभा और विधानसभा दोनों का, तो पिछले 2 बार से तो एकदम पक्के तौर पर बिहार की जनता ने वो मेच्योरिटी दिखाई है कि वो सेंटर में अलग चुनाव करती है और वो विधानसभा में बिल्कुल अलग चुनाव करती है। अब इसको आप मैच्योरिटी कहें, कन्वीनियंस कहें, अपॉर्चुनिटी कहें, या एक जिद कहें, जो भी कहें, लेकिन जनता का यही फैसला है। प्रचंड जीत हुई थी 2019 में, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने भाजपा को हिसाब से ही सीटें दी, कोई ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं दे दिया, जबकि सीटें तो भाजपा को बहुत अधिक आई थी लोकसभा में, उम्मीद से अधिक। इतनी की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं, यहाँ तक कि पार्टी भी नहीं कर रही। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और आप जानते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और मुझे ये अधिकार क्यों है कहने का। तो सवाल ये है कि नीतीश और लालू
अब क्या करेंगे और क्या हो रहा है। बिहार की जमीन देखिए अभी भी अ, कितना भी ये हो, बिहार और बंगाल की जब आप तुलना करते हैं कई वजहों में, तो बिहार और बंगाल की मैं एक साथ कल्पना कर लेता हूँ रखने में। अभी जिस तरह से पॉलिटिकल वोटिंग हो रही है यहाँ, उसका अगर खाका माने तो, या जो 10 साल नहीं 6 साल पहले तक यूपी में होता था, जिस तरह से खासतौर से जिस हिस्से तक को मैं बिहार कहता हूँ कि लखनऊ तक तो बिहार ही, तो वहाँ की जो वोटिंग का पैटर्न था, या अभी बंगाल में और बिहार में जो हो रहा है, वो पैटर्न ये है कि कार्डर बेस्ड वोटिंग या कल्ट बेस्ड वोटिंग जिसको कहते हैं, वो इंटैक्ट है। इस मामले में नीतीश जी फिर से अपवाद है, क्योंकि वो जब खुद पर लड़ते हैं, जब तक उन्हें किसी बैसाखी की का साथ न हो, तो उनकी बहुत दुर्दशा हो जाती है चुनाव में। 2 सीट आती है मात्र। जेडीयू का एक ही बार इतिहास है अलग लड़ने का, जिस बार भाजपा ने कहा था, मतलब जाते तो यही थे लेकिन भाजपा अलग लड़ी थी, और उस बार भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और इसी से भाजपा का जो वोटर है वो इसलिए भी खफा है कि भाजपा ने कभी अपने दम पर नेता पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। और हम्म। कई कैडर्स का, कई बड़े पदाधिकारियों का, कई बहुत जो सहानुभूति रखते हैं भाजपा से, उनका मानना ये है कि 15 साल तक तो जेडीयू का जेबी संगठन बनकर रहा है भाजपा। भाई मंत्री पद मिलते रहे और सरकार चलती रही, लेकिन आप यह भूल गए कि अब जनता आपसे भी तो सवाल करेगी ना कि साहब 18 साल तो आप भी थे भागीदार। तो बीजेपी, और एक धड़ा ये है जो ये मानता है कि जिस वक्त बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए था, वो आज से करीब 10-15 साल पहले की बात है। जो पहली बार बीजेपी अलग लड़ी तो उसको कंटिन्यू कर लेना था, नीतीश को फिर वापस लाना ही नहीं था। लेकिन अभी भी आप देखिए बीजेपी नेताओं की अधिकतर की भाषा ये होगी कि वो नीतीश पर बहुत हमलावर नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं। और इसके अलावा यह कभी नहीं कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि चलिए नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, ये हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष ने कह दिया, हमारे महामंत्री ने कह दिया। लेकिन उसी के साथ हमेशा नीतीश जी की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी कर रहे हैं, मतलब वो चारा जो फेंका जाता है ना, वो कम नहीं हो रहा है। हम्म। तो, तो ये तो भाजपा के समर्थकों का कहना है, और भाजपा के जो चिंतक हैं, जो सहानुभूति रखते हैं, उन लोगों का मानना है। हम्म। अब इसमें अब ये बिल्कुल अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी को इन्होंने बनाया है। हालांकि आलोचकों का एक धड़ा ये भी मानता है कि भाई सम्राट चौधरी तो हर एक दल से घूम के आए, वो आपके अपने वोट्स नेता नहीं है। लेकिन जिस तरह का तेवर चाहिए अभी बिहार में, और जिस तरह की आक्रामकता चाहिए, वह सम्राट चौधरी में दिख रही है। और उनको शायद समझ में आता है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा विपक्ष में आदमी जब रहता है तो सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा होता है, और जैसे ही वह सत्ता में आता है तो वह जमीन से बिल्कुल कट जाता है। और ये जो गैप है, ये जो डिवाइड है, यही वजह है कि राजनीति अपना इच्छित तो क्या, मतलब उससे जो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं वह भी राजनीति पूरा नहीं करती है। हम्म। क्योंकि मैंने देखा है, और यह बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि मंत्रियों और नेताओं को यह पता ही नहीं होता है कि जमीन इतनी अधिक सरक चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि उनका भोलापन देखकर आपको लगेगा कि ये आपको मूर्ख बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो सचमुच उनको जमीनी परिस्थितियों का पता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सत्ता जिस वक्त उनके पास आती है, 10 या 5 आदमियों का एक कोर ग्रुप होता है, ठीक बात। जो वह अपनी सुविधा के लिए तो बनाता है, लेकिन वह ग्रुप पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेता है, उस व्यक्ति पर जो मंत्री है या मुख्यमंत्री है या जो भी है। ठीक बात। और वह कोटरी उसको सच्चाई देखने ही नहीं देती है। ठीक है, आप औचक दौरे पर जाएंगे, लेकिन औचक दौरा कितना औचक होता है आपको पता है ना? सब कुछ चकाचक मिलता है।
या मान लीजिए आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन उस कोर ग्रुप को तो बताएंगे। ठीक पता बात। चला वहां से वसूली भी हो गई, वहां से वहां व्यवस्था भी ठीक स्वागत मिली, स्वागत द्वार भी लग गए। द्वार भी लग गए। आप वरना ये बताइए ना मुझे कि आखिर क्या वजह है कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जब मलिन बस्तियों का दौरा करता है तो तंबू लगाकर वहां की नालियां और कूड़े ढक दिए जाते हैं, ठीक बात। ताकि राजा के सौंदर्य बोध को ठेस न पहुंचे, यही है ना। ठीक बात। लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में। अच्छा व्यालोक जी, जो जी। आप ये पद पर रहते हुए जमीन से बिल्कुल कट जाना, इसका जो उदाहरण दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी पर कितना लागू होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, क्योंकि टेक्निकली वो विपक्ष में है। सम्राट चौधरी को जरा अलग रख दीजिए अभी। नहीं, ये किसी पर लागू नहीं होता है, ये सत्ता, मैंने कहा ना कि सत्ता ठीक बात। पर लागू होता है। सत्ता में आप किसी को ले आइए, आप बंगाल देखिए ना, कम्युनिस्ट आए, उससे पहले कांग्रेसी थे, उससे उसके बाद ममता दी आई, चरित्र बदला क्या? और ठीक बात। पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है? यही तो कहती हैं कि हम आपका चरित्र बदल कर दिखाएंगे, यही तो वादा है। ठीक बात। अब उसमें कौन कितना काम कर पाता है, उसके बाद उसकी लड़ाई होती है। ठीक यही है बात। ना, मूलतः तो बिल्कुल। पॉलिटिक्स यही है। बिल्कुल तो सही बात। पता तो देखिए, सत्ता के बाद तो दूरी बढ़ती है, लेकिन भाजपा के बारे में उसके कटुतम आलोचक भी कहते हैं कि भाजपा जब विपक्ष में होती है तो इससे शानदार पार्टी कोई नहीं है। हम्म। और कई बार लोग यह भी कहते हैं कि भाजपा के तेवर सत्ता में रहते हुए भी कई बार विपक्ष जैसे ही हो जाते हैं। ठीक भाई बात। तुम्हारे पास हालांकि सत्ता है, 356 लगाओ, हटाओ उसको। तुम खुद फरियाद कर रहे हो कि ममता बनर्जी के राज में ये हो रहा है, अच्छी तो बात है ये है, आप। उनकी बातें हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। आपने जब कहा ना कि कई बार भाजपा जो है वो सत्ता में रहती है तो उसके तेवर सबसे कमजोर हो जाते हैं। विपक्ष की बहुत अच्छी पार्टी है, 2014 के बाद केंद्रीय स्तर पर तो लगातार सत्ता में है और चुनाव जीत रही है, और विपक्षी जो है उसको चुनाव जीतने की मशीन तक कहने लगे हैं। बहरहाल, अब अगर हम एक पैरा में, या इसको कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे अगर कहूं व्यालोक से ही, जी। कि सम्राट चौधरी के नए तेवर को हटा दें। आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि तेजस्वी अब पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं, विरासत यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, नीतीश बनाने को तैयार हैं। जी। तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सड़क पर निकली भाजपा पर ये जो लाठीचार्ज हुआ है, जिसको मैं साफ तौर पर कहूंगा कि शासन करने का ये ममता बनर्जी मॉडल जो लागू हुआ है, क्योंकि आप बिहार और बंगाल को बड़ा हमेशा जोड़ते हैं और जुड़ने के उसके अपने कारण भी हैं जो समझ में भी आते हैं। तो जी। ये लाठी किसकी तरफ से बरसी? नीतीश कुमार की तरफ से बरसी, या भावी मुख्यमंत्री बिहार के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी कुमार की तरफ से बरसी? तेजस्वी की तरफ से ही अब फैसले हो रहे हैं और वही ये सारा कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार छाया में जाना शुरू हो चुके हैं। आप देखिए ना, 5 बड़े मामले हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ, बिहार की 5 बड़ी घटनाएं उठाइए, उस पर देखिए किसके बयान है। मामला साफ है, तेजस्वी को तैयार किया जा रहा है। नीतीश एक आध बार बयान भी दे चुके हैं कि सब अब ये देखेंगे, या 225 इनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, ऐसा तो वो कह भी चुके हैं, मतलब सार्वजनिक तौर पर। तो इसमें बहुत ये नहीं है। हाँ, इसमें 2 बातें हैं कि एक तो नीतीश के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार क्या करते हैं और क्या सोचते हैं या उनके अलावा किसी को नहीं पता, तो वह कब पलट जाएंगे और कब छोड़ देंगे पता नहीं। और दूसरा, उनके आलोचक कहते हैं कि वह जीवित रहते हुए सत्ता नहीं छोड़ सकते हैं, और इसका उदाहरण देते हैं कि वह जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे तो लगभग वो सत्ता में ही रहे। लगभग क्या, मतलब वो रहे ही जब से वह ठीक ठाक नेता बने हैं। चाहे वह समता पार्टी में रहते हुए मंत्री बनना हो या फिर जेडीयू बनाना हो, या जैसे वो सत्ता से अलग नहीं हुए हैं, है ना। ठीक बात। चाहे वो मंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे या केंद्रीय मंत्री रहे। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में फिलहाल सारी जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं या जो फैसले हैं वो तेजस्वी ही ले रहे हैं।
और जहां तक सम्राट चौधरी हैं या भाजपा हैं, वह लोग लाठी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी में सत्ता की हनक तो है ही, और वह उनके पिताजी में भी था और उनकी माताजी के समय भी था, तो सत्ता की हनक तो होती ही, और वो ठीक बताते हैं बात, कि सत्ता कैसी है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जब ये कहा कि सत्ता की हनक तो होनी भी चाहिए, होती ही है, और तेजस्वी दिखा रहे हैं, तो इसी के साथ अब मुझे लगता है कि लाठी खा जाने वाली बिहार भाजपा के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि उसको भी अब विपक्ष होना समझ में आ रहा है, सड़क पर निकलना समझ में आ रहा है। उसका एक सांसद लाठी खाता है, उसका गनर बचाता है, फिर भी पिट जाता है। एक नेता इतना मार खा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। बहरहाल, ये जो हम लोगों ने बेंगलोर से लौटे हुए दो महानुभावों के जरिए बिहार का एक खाका खींचा। बिहार कितना जगह है, बिहार पे मैं आपसे अगर ये कहूं, तो आपसे बातचीत करते हुए मुझे ऐसा लगा कि बिहार नामक प्राणी पर एक थर्मामीटर रखा गया और तापमान नापा गया कि इस समय कितना तापमान है। तो जी, बिहार के बारे में अगर मैं ये चलते चलते कहूं कि स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन किंतु नियंत्रण में है। नियंत्रण में है। ठीक बात। जी, अब देखते हैं कि ये स्थिति कब तक अनियंत्रण में आती है, और उसी के साथ वो नीतीश कुमार जो अपनी विरासत लगभग सौंप चुके हैं, तो 2024 में वो किस जमीन पर और किस मुगालते में खुद को जो है वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में आना चाहते हैं। जो आदमी कहते हैं ना कि जब घर का मालिक अपनी चाबी उसके हाथ में नहीं रहती, पासबुक पर नॉमिनी आ जाता है, उसका सिग्नेचर अकाउंट ऑपरेट करने के लिए वैलिड हो जाता है, तब उसकी कितनी पूछ होती है ये तो वक्त ही बताएगा। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की चुनावी मशीन भाजपा के सामने 2024 में नीतीश का ये सपना, जिसको बेंगलोर में झटका लग चुका है, अब आगे देखना है बंबई जाते जाते ये बंबई जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। अभी तो जाके लौट आए, अब देखा जाना है कि बंबई जाते हैं और कि नहीं जाते हैं। व्यालोक जी, बिहार पर आपने एक तापमान दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली चर्चा बहुत जल्द आपके साथ, क्योंकि दर्शक आपको प्रारब्ध के इस मंच पर देखना पसंद करते हैं। तो आइए दर्शकों, व्यालोक जी को देते हैं इसी के साथ आज की चर्चा के लिए धन्यवाद, और आप सभी को नमस्कार।